नमस्कार, मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो आधुनिक काल है वो प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 2 क्लासेस हो भी चुकी हैं। और कल की क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था भारतेंदु युग का साहित्य। उसके अंतर्गत जो भारतेंदु ने समझ लीजिए विधाओं का जो प्रवर्तन किया था, जैसे कि निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, समीक्षा, तो इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक दिया हुआ था, तो उस सब पर चर्चाएं हो चुकी थी। अब आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार। भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं तो उनके विषय पर चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो इनके विषय में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ। उनकी मृत्यु 1885 में हुई। कब हुई? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 50 में हुआ, 1850 में, और मृत्यु 1885 में हुई। इतनी अल्प आयु में ही उन्होंने साहित्य की इतनी बड़ी सेवा की। अल्प आयु यानी कि बहुत ही कम समय उनको मिला था जीवन अपना जीने के लिए। केवल 35 वर्ष की आयु, 50 और 85 यानी कि केवल 35 वर्ष की आयु में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, लेकिन इतने ही कम समय में, इतनी ही छोटी आयु में उन्होंने साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है। उनकी रचनाओं की संख्या बड़ी है। उन्होंने साहित्य को विविध विधाओं को समृद्ध किया, अनेक विधाओं का प्रवर्तन किया यानी कि आरंभ किया अनेक विधाओं का, जैसा कि कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी विधाओं का प्रवर्तन किया यानी कि शुभारंभ किया, श्री गणेश किया। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक हुए। कौन? भारतेंदु हरीश हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक हुए। प्रश्न पूछे कि आधुनिक युग के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि आधुनिक युग का इन्होंने आरंभ किया था। ये आधुनिक युग के जनक, एक तरीके से कह लीजिए कि जनक हैं। ठीक है, यह तो आप देख चुके हैं। इसका मतलब है कि पीछे यानी कि जो कल की क्लास हुई थी भारतेंदु युग का साहित्य, तो उसमें आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि इन्हें आखिर आधुनिक युग का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है। 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बंगला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। किस उम्र में? जब इनकी आयु मात्र 18 वर्ष थी, तो उन्होंने बंगला से विद्या सुंदर नाटक का हिंदी में अनुवाद किया था। विद्या सुंदर नाटक बंगला का है, बंगला भाषा, और इन्होंने किस में अनुवाद किया? हिंदी में अनुवाद किया। इसी समय अर्थात 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। कवि वचन सुधा पत्रिका किसकी है? तो हरिश्चंद्र की। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और कब ये प्रकाशित हुई थी, कब निकाली थी इस पत्रिका को इन्होंने? 1868 ईस्वी में। इसमें साहित्यिक रचनाएं तो होती ही थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार और टिप्पणी भी होती थी। इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील और ग्राम गीतों के संकलन की योजना प्रकाशित की थी। इसी पत्रिका में, यानी कि जो इन्होंने ये कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली थी, तो इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील की थी। विलायती कपड़े, विलायती का मतलब क्या होता है? विदेश होता है। तो जो विदेशी कपड़े थे, तो उसके बहिष्कार की, यानी कि अपने देश से उसको बाहर निकालने की एक अपील की थी, और ग्राम गीतों के संकलन की योजना प्रकाशित की थी। ग्राम गीतों के संकलन, ग्राम गीत यानी कि जो गांव में गाए जाने वाले गीत होते हैं, जिन्हें अगर एक नाम दिया जाए तो लोकगीत होते हैं। ठीक है, तो ऐसे गीतों को संकलन की योजना इन्होंने बनाई थी, मतलब योजना बना करके उसको ये प्रकाशित करना चाहते थे। ठीक है, 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। 1868 में उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, क्या नाम था? कवि वचन सुधा। उसके बाद 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। मासिक का मतलब महीना होता है, तो जो महीने में एक बार पत्रिका निकलती है, तो वो उन्होंने निकाला, नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। इस पत्रिका का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह इसी से समझा जा सकता है कि स्वयं भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली।
ये जो पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन, तो वो कितना महत्वपूर्ण है, तो यह इसी बात से समझा जाता है कि स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा इसके विषय में कि हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली। तो ये जो वाक्य है, तो अगर देखा जाए तो आधुनिक हिंदी गद्य के विकास और हिंदी भाषा में हुए जो नवीन बदलाव है तो उनको दर्शाता है। ये वाक्य पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगेगा ना, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी नई चाल में ढली, इस वाक्य का मतलब क्या है, तो एक सिंपल सा इसका आप लोग मतलब जवाब दे सकते हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य का जो विकास हुआ और हिंदी भाषा में जितने भी नए बदलाव हुए, ठीक है, तो वही चीज़ दर्शाता है ये लाइन, ये वाक्य। ठीक, बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। जो इन्होंने मैगजीन निकाला था, हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका निकाली थी, उसका इन्होंने बाद में नाम चेंज कर दिया और नाम क्या रखा, हरिश्चंद्र चंद्रिका। कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है, ठीक है, तो अंडरलाइन जरूर करिएगा और 2-3 बार इसको पढ़ करके आप लोग याद कर लीजिएगा। 1874 में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली। जो एक लाइन ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि बहुत ही अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य की बहुत ही बड़ी सेवा की है। तो अभी जब आप लोग उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे, उन्होंने कितने नाटक लिखे, कितनी कहानियाँ लिखी, कितनी कविताएं लिखी, मतलब कितना मौलिक, कितना अनुदित इन्होंने रचनाएं करी हैं, कितना इन्होंने क्या नाम है पत्रिकाएं वगैरह निकाली हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मात्र 35 वर्ष की आयु में एक इंसान, अकेला इंसान कितने सारे योगदान दे सकता है हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि 1868 में कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका निकाली, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन निकाला और उसके बाद एक ही वर्ष के बाद यानी कि 1874 में इन्होंने किसके लिए, स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली। प्रश्न पूछा जाता है कि हरिश्चंद्र यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा के लिए किस पत्रिका को प्रकाशित किया था, तो याद रखिएगा बाला बोधनी। ठीक है, भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और अनुवाद किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे अधिक संख्या में क्या लिखे, सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे और उसका अनुवाद किया, यानी कि मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। तो आगे देखिए दिया भी है, उनके मौलिक नाटक इस प्रकार हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। चंद्रावली, विशस्य विषमोत्थम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत दुर्दशा भी, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप, मतलब इनकी जो भी जितने भी नाटक यहाँ पर दिए हैं, तो मैं इसको ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, ये नहीं है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी नाटक हैं, चाहे वो मौलिक नाटक हो या अनुदित नाटक हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ इनके मौलिक नाटक जो हैं, तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप। आगे देखते हैं अनुदित नाटक इनके कौन कौन से हैं। तो अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी प्रमुख है। तो मौलिक नाटक मैंने कल की क्लास में भी बताया था, मौलिक का मतलब होता है मूल, यानी खुद का, जो एक नया नाटक हो, यानी कि अगर मैं अपने अंतर्मन से, अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से अगर कोई नाटक लिखूं तो ये मेरी मौलिक नाटक होगी। लेकिन अब जैसे हरिश्चंद्र की कोई नाटक है, हरिश्चंद्र मान लीजिए हरिश्चंद्र ने नाटक लिखा है, हिंदी में लिखा है, मैं उसी नाटक को किसी दूसरे भाषा में लिखूं, सेम उसी नाटक को किसी दूसरे भाषा में लिखूं, तो वो मेरी जो रचना होगी वो अनुदित कहलाएगी। ठीक है, किसी और के रचना को मतलब माध्यम बना करके उसका भाषा को परिवर्तन करके अपने रूप में करके लिखना, तो वो अनुदित हो जाता है। तो इसमें देखिए जो विद्या सुंदर है हरिश्चंद्र की, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो विद्या सुंदर अनुदित नाटक है, तो याद रखिएगा ये इनका पहला अनुदित नाटक था। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए ये जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस आप लोग सुने होंगे। ये जो इसका मूल पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में है और इसके जो रचनाकार हैं वो विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस, कई बार ये नाम आपके सामने आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक देखिए यहाँ कर्पूर मंजरी है, तो कर्पूर मंजरी कवि राजशेखर, संस्कृत के ये भी विद्वान रहे हैं, लेखक रहे हैं। तो कर्पूर मंजरी उनकी मूल रचना है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो इनके ये इतने हो गए मौलिक नाटक और अनुदित नाटक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम उनके इतिहास ग्रंथ हैं। भारतेंदु जी के इतिहास ग्रंथ हैं कौन कौन से? बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम। कुछ आप बीती कुछ जग बीती इनकी कहानी है। कविताओं आदि का उल्लेख पहले हो चुका है। भारतेंदु ने यात्रा वर्णन भी लिखा है। उन्होंने सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्रा बैलगाड़ी से की है। सुदूर देहाती क्षेत्र यानी कि जो बहुत ही दूर दूर के देहाती क्षेत्र रहे हैं, तो उनकी यात्रा उन्होंने बैलगाड़ी से की है। बैलगाड़ी जैसे कि जो बैलों में बांधी जाती है एक गाड़ी, बैल उसको लेके चलते हैं, खींचते हैं, तो उसी को बैलगाड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो बैलगाड़ी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, खास करके जो गांव में रहते होंगे। ठीक, कहा जाता है कि 1865 में उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, जो कि उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कब की थी? 1865 में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की, उसका उनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और उनका परिचय बंगाल के नए साहित्यिक आंदोलन से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र अत्यंत जीवंत एवं मित्रपरायण व्यक्ति थे। उनकी जिंदा दिली की कहानियाँ साहित्य क्षेत्र में ही विदित नहीं है, अनेक कहानियाँ काशी के लोक जीवन में भी प्रचलित है। भारतेंदु जी, इनका जो जीवन रहा है तो वो बहुत ही जीवंत व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत ही मित्रपरायण यानी कि बहुत ही सरल स्वभाव के थे, जिससे भी मिलते थे एक प्रकार का मित्रवत व्यवहार करते थे। ठीक, तो इनकी जो ये जिंदा दिली की कहानियां हैं तो वो केवल साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं है, साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं फैला है, बल्कि इनकी अनेक कहानियां काशी यानी कि बनारस के लोक जीवन में यानी कि लोगों के जीवन में भी प्रचलित है। उनके बारे में होंगी कुछ प्रचलित कहानियां। ठीक है, उन्होंने अपने जैसे समान धर्मा साहित्यिक एकत्र किए। उन्होंने यानी कि भारतेंदु ने अपने ही समान बहुत सारे धर्मा साहित्यिक एकत्र किए, उन्हें प्रोत्साहित किया और उनकी रचनाएं छापी। इसलिए भारतेंदु युग में एक भारतेंदु मंडल भी था। प्रश्न बनता है कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि आते हैं। ठीक है, तो अभी आगे उनकी भी चर्चा होगी। तो चलिए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी के अत्यंत समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि स्वयं काशी नरेश इनके यहाँ आया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी में बहुत ही समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए, यानी कि बहुत ही समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि काशी के जो नरेश थे तो वो इनके यहाँ आया करते थे। उनका जीवन राजसी वैभव का था, किंतु भारतेंदु ने धन की सदैव उपेक्षा की। भले ही वो बहुत ही समृद्ध परिवार से थे, बहुत ही अमीर थे, बहुत ही ज़्यादा धन वैभव था उनके पास, लेकिन वे हमेशा ही क्या किए? उन्होंने धन का सदैव उपेक्षा किया है। ठीक है, वे महान दानी थे। उनका अंतिम समय अभावग्रस्त था। भारतेंदु महान साहित्यकार ही नहीं थे, महान मानव भी थे। अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो केवल ये महान साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही महान ये व्यक्ति भी थे, बहुत ही महान मानव भी थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य साम्राज्यवाद का विरोध करता है, देश की विषमता का चित्रण करता है। देश की विषमता का यानी कि जो देश में विभिन्नता है, भिन्नता फैली हुई है, असमानता फैली हुई है, तो उसका चित्रण करता है, उसकी पीड़ा व्यक्त करता है और उस विषमता को दूर करने की प्रेरणा करता है, प्रेरणा देता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो विचार हैं वो राष्ट्रीय विचार हैं, देश प्रेमी व्यक्ति हैं। ठीक है, और उनका जो साहित्य है वो क्या करता है? वो साम्राज्यवाद का विरोध करता है। साम्राज्यवादी का होता है कि जैसे कोई एक देश, जैसे कि आपका ब्रिटिश था ना, ब्रिटिश अंग्रेज थे, तो वो क्या करते थे?
वो भारत पर आकर के कब्जा कर लिया। यानी कि जब एक देश किसी दूसरे देश पर जबरन कब्जा करे, उससे मतलब सारे उसके अधिकार छीन करके अपने हाथों में ले ले, तो वहीं पर साम्राज्यवाद होता है। ठीक है, तो उन्होंने जो इनका साहित्य है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो वो क्या करता है, वो साम्राज्यवाद का विरोध करता है और देश में जो भिन्नताएं फैली हुई हैं, जो असमानताएं फैली हुई हैं, उनका चित्रण भी करता है और उसकी पीड़ा को भी व्यक्त करता है। और उनका जो साहित्य है भारतेंदु जी का, तो देश में फैली हुई विषमताओं को दूर करने की प्रेरणा भी देता है। ठीक है, भारतेंदु के साहित्य में भक्ति, रीति और आधुनिक धाराएं हैं, किंतु उनका ऐतिहासिक महत्व आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो साहित्य है, तो उसमें आपको भक्ति, रीति और आधुनिक तीनों प्रकार की धाराएं मिल जाएंगी, लेकिन उनका जो ऐतिहासिक महत्व है, तो वो केवल आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में है, क्योंकि नए बोध पर आधारित यह धारा ही विकासशील थी। इन्हीं गुणों के कारण आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक दौर को भारतेंदु युग कहा जाता है। परवर्ती हिंदी साहित्य का विकास जिस दिशा में हुआ, उस पर सबसे पहले भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकार चले थे। परवर्ती यानी कि जो बाद की हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ बाद में, तो उसका विकास जिस दशा में भी हुआ, उस पर सबसे पहले कौन, भारतेंदु और उनके जो सहयोगी रचनाकार थे वही चले थे। अब उनके सहयोगी रचनाकार में और कौन कौन है, तो चलिए देखते हैं। पहला नाम आता है प्रताप नारायण मिश्र का। इनका समय है 1856 से लेकर के 1894 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र को भी केवल 38 वर्ष की आयु मिली थी। इन्हें भी बहुत ही कम जीवन मिला था, जैसे हरिश्चंद्र को मिला था। वे अत्यंत विनोदी जीव थे। विनोदी जीव, विनोदी का मतलब क्या होता है, जो हंसी मजाक करता है, जो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, एकदम मस्त रहने वाले इंसान। तो वे बहुत ही विनोदी जीव थे, यानी कि बहुत ही विनोदी व्यक्ति थे। वे ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। याद रखिएगा, ब्राह्मण नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका मनमौजीपन उनकी रचनाओं, विशेषतः निबंधों में दिखाई पड़ता है। किनका, प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ दिया है कि वे बहुत ही विनोदी प्रकार के व्यक्ति थे और उनका जो मनमौजीपन है, यानी कि वो जीवन को बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप में लेकर के नहीं जीते थे, बहुत ही मनमौजी। कहते हैं ना कि अरे वो इंसान तो बड़ा मस्त मौला रहता है अपने जीवन में, जैसे उसके पास कोई दुख ही नहीं है। ठीक है, तो उनका जो मनमौजीपन है, तो उनकी रचनाओं में, खास करके निबंधों में दिखाई पड़ता है। उन्होंने कुछ निबंध गंभीर ढंग से भी लिखे हैं। उन्होंने कलि कौतुक रूपक तथा संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हठी हम्मीर, गो संकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी नाटक लिखे हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इनके भी नाटक हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, तो कलि कौतुक रूपक, संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हठी हम्मीर, गो संकट, कलि प्रभाव और जुआरी खुआरी नाटक लिखे हैं। उन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं पर और नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं का महत्वपूर्ण अंश वह है जिसमें उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का नए बोध के साथ चित्रण किया है। कविताओं के लिए आल्हा, लावनी जैसी लोक प्रचलित काव्य शैलियों का भी इन्होंने उपयोग किया है। ठीक है, कविताओं के लिए इन्होंने आल्हा और लावनी जैसे क्या है, लोक प्रचलित काव्य शैलियों का भी उपयोग किया है। यहाँ देखिए, जब लावनी आप लोग पढ़ते हैं तो लावनी से याद आता होगा, लावनी महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र का एक पारंपरिक नृत्य है लावनी। ठीक है, मतलब अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, लावनी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, तो इसी काव्य शैलियों में, इन्हीं काव्य शैलियों का वो उपयोग अपने कविताओं में करते थे प्रताप नारायण मिश्र। अब किसके विषय में चर्चा होगी, बालकृष्ण भट्ट के। तो उनके विषय में क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट, इनका जो समय है वो 1844 से लेकर के 1914 है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रतिभ नामक पत्र निकालते थे। देखिए, जितने भी पत्र पत्रिकाओं की चर्चा आधुनिक काल में हो रही हैं, समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप लोग या तो जैसे होता है ना कि आप कॉपी लीजिए, एक साइड में लिखिए पत्र पत्रिकाएं और दूसरे साइड में लिखिए रचनाकार, या आप बोल सकते हैं मतलब प्रकाशनकर्ता। ठीक है, तो जैसे कि आपने भारतेंदु के बारे में पढ़ा, 2-3 निकाले हैं पत्र पत्रिकाएं, फिर आपके प्रताप नारायण मिश्र, इनका एक दिखाई दिया ब्राह्मण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगले हैं बालकृष्ण भट्ट, इनके पत्रिका का क्या नाम है, तो हिंदी प्रतीप। ये भी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। हिंदी प्रतीप नामक पत्र निकालते थे। वे निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। उन्होंने कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है। ठीक है, यानी कि किसका नाटक है, ये नाटक है रेल का विकट खेल, तो ये बालकृष्ण भट्ट का है, तो याद रखिएगा। चंद्रसेन आदि नाटकों की रचना की है। भट्ट जी ने कुछ बंगला नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। प्रेमघन इनका उपनाम है और पूरा नाम क्या है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बहुत लोग तो इनका पूरा नाम भी नहीं जानते होंगे, बस प्रेमघन नाम ही जानते होंगे। इनका समय है 1855 से लेकर के 1922। अब देखिए यहाँ इनके उपनाम की चर्चा हुई है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि किसी दिन जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं पूरा आदिकाल से ले करके और पूरा मतलब जितना भी आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, यानी कि आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक जितने भी आपके रचनाकार, लेखक, कवि रहे हैं, उन सब का मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी मुझसे छूटे ना। उन सब के जितने भी उपनाम हैं, जितनी उपाधियाँ दी गई हैं, तो उसका मैं एक वीडियो बनाऊँगी अलग से, ताकि आप लोग को फिर कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि मतलब इनका उपनाम क्या है या इनका उपनाम क्या है, या इनको क्या उपाधि मिली थी, किस उपाधि से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन कब ये मैं खुद भी नहीं जानती, क्योंकि समय थोड़ा कम मिलता है। और कोशिश करूँगी जिस दिन भी मुझे ऐसा टाइम मिलेगा कि मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उसका एक वीडियो बना सकूँ, तो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, देखिए अब हम लोग प्रेमघन के विषय में चर्चा करेंगे। प्रेमघन जी काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे, किसमें, काव्य और जीवन दोनों में। ठीक है, ये कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। ये आनंद कादम्बनी नाम की पत्रिका निकालते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आनंद कादम्बनी। परीक्षा में ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि आनंद कादम्बनी किसकी पत्रिका है, तो प्रेमघन की। ठीक है, बाद में उन्होंने नागरी नीरद नामक पत्र भी निकाला। नागरी नीरद, इसमें से ज़्यादातर प्रश्न इसी से बनते हैं, आनंद कादम्बनी से, याद रखिएगा। लेकिन इसको इग्नोर मत कर दीजिएगा, क्या पता कि अब की बार किसी परीक्षा में यही आपको दिख जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नागरी नीरद नाम की पत्रिका भी इन्होंने बाद में निकाला। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमघन जी ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। ठीक, अब आगे देखिए भारतेंदु युग के अन्य उल्लेखनीय जो साहित्यकार हैं, तो उनमें कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी आपने प्रताप नारायण मिश्र के विषय में पढ़ा, बालकृष्ण भट्ट के विषय में पढ़ा और प्रेमघन यानी कि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के विषय में पढ़ा। अब और कौन कौन से साहित्यकार हैं, तो एक बार एक नज़र आप लोग देख लीजिए। लाला श्रीनिवास दास 1851 से लेकर के 1887 इनका समय है। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से लेकर के 1899। पंडित राधाचरण गोस्वामी 1858 से लेकर के 1925 आदि प्रमुख हैं। तो आज की ये जो क्लास थी हम लोग की भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार, इस पर चर्चा हो रही थी। तो जितने भी यहाँ पर दिए हुए थे उनको कवर कर लिया गया है, उनको पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं डेली तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो अब कल की क्लास में हम लोग किस पर बात करेंगे, भारतेंदु युगीन चेतना का विकास, जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं कल शाम 7 बजे।
धन्यवाद।